हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेकेंड ईयर जेएनएम, थर्ड ईयर जेएनएम का जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके उसका वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा मेरे चैनल में जाके आप लोग प्ले लिस्ट बना हुआ है, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग प्ले लिस्ट, वहाँ से भी आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, सभी आंसर इजी भाषा में और स्ट्रक्चर के साथ दिया हुआ रहेगा, जो आपको समझने में इजी होगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग में पूछा गया है एसेप्सिस। एसेप्सिस क्या है? तो एसेप्सिस का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, द एसेप्सिस टेक्निक इज यूज टू प्रिवेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एसेप्सिस क्या है? एक तरह का टेक्निक है जो आपको क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री कराते हैं, यानी कि आपका हाथ जो होता है उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री कराते हैं, या फिर जो कॉन्टामिनेटेड हैंड होता है उसे डिकॉन्टामिनेटेड करने में आपका हेल्प करता है। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा यही होगा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इट हेल्प्स टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब यही होता है एक व्यक्ति से इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति में फैलना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हॉस्पिटल में क्रॉस इन्फेक्शन कॉमन होता है, जो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में इजीली फैल जाते हैं। तो इससे बचने के लिए ही एसेप्सिस या एसेप्टिक जो टेक्निक होता है उसका यूज किया जाता है। अब एसेप्टिक टेक्निक क्या होता है? तो एसेप्टिक टेक्निक दो तरह का होता है, मेडिकल एसेप्टिक टेक्निक और सर्जिकल एसेप्टिक टेक्निक। अब एसेप्टिक टेक्निक से आपको समझ में नहीं आया होगा, आप लोगों को कठिनाई हो रहा होगा, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एसेप्टिक या एसेप्सिस जो होता है ये क्या होता है? हैंड वॉशिंग टेक्निक होता है, हैंड वॉशिंग प्रोसीजर होता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हो। एक व्यक्ति से दूसरे या व्यक्ति में जो इन्फेक्शन फैलते हैं उससे बच सकते हो। तो हैंड वॉशिंग क्या होता है? हैंड वॉशिंग दो तरह का होता है, मेडिकल हैंड वॉशिंग, सर्जिकल हैंड वॉशिंग। दोनों में जो हैंड रबिंग होता है उसमें 7 स्टेप्स पाए जाते हैं जिसे फॉलो किया जाता है। हैंड वॉशिंग में डिफरेंस यही होता है कि मेडिकल हैंड वॉशिंग में जो टाइम होता है वो कम लिया जाता है और सर्जिकल हैंड वॉशिंग में टाइम ज़्यादा लिया जाता है। इसके अलावा जो मेडिकल हैंड वॉशिंग होता है उसमें जो वाटर का फ्लो होता है वो आपका एल्बो के साइड से टिप ऑफ फिंगर तक फॉलो किया जाता है, और जो आपका सर्जिकल हैंड वॉशिंग होता है उसमें जो वाटर का फ्लो होता है वो आपका टिप ऑफ फिंगर से लेके एल्बो की तरफ फॉलो किया जाता है। इसी तरह से कई 2-3 इसमें डिफरेंस होता है मेडिकल और जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग होता है दोनों के बीच में। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मीनिंग आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है, इम्यूनिटी इज द कैपेबिलिटी और एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज को कॉज करता है वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में फाइट करने वाले जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में, या हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है, उसी को इम्यूनिटी कहा जाता है। आपके बॉडी में इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो कोई भी आप कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बीमारी आपके बॉडी को क्या नहीं कर सकता है, अटैक नहीं कर सकता है। अगर आपका इम्यूनिटी पावर लो हो गया है तो फिर आपको सारे यानी कि कई तरह का बीमारी आपको एक एक करके अटैक करेगा और आपका बॉडी और भी धीरे धीरे कमज़ोर होता रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो पूछा गया है मेनोपॉज, तो मेनोपॉज का आंसर आप लोगों को इजी भाषा में लिखना है कि ए नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट इंडिकेट्स द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली इज कॉल्ड मेनोपॉज। यानी कि मेनोपॉज एक तरह का नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। परमानेंट मतलब एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ लाइफ तक ये जो प्रोसेस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये बंद हो जाना। तो ये कब बंद होता है? तो ये बंद होता है आपका 45 ईयर से लेके 50 ईयर्स के बीच में। जितने भी ओमेंस होता है सभी ओमेंस में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस होता है वो बंद हो जाता है। उसी प्रोसेस को या उसी को आपका मेनोपॉज के नाम से जाना जाता है। इसलिए आप लोग इसका मीनिंग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे और दे के लिखा है, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ए वोमन इज कॉल्ड मेनोपॉज। मेनोपॉज इंडिकेट करता है लास्ट यानी कि एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है एंटीजन। एंटीजन का मीनिंग आप लोगों को लिखना है, द एंटीजन इज ए फॉरेन सब्सटेंसेस या सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स एन इम्यून सिस्टम्स रिस्पॉन्स।
यानी कि जो आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, ट्रिगर करता है। ट्रिगर करने का मतलब आप कह सकते हैं कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो जो काम करता है, यानी कि रिस्पॉन्स करता है एंटीजन के अगेंस्ट में, उसका रिस्पॉन्स को एक्सेसिव बढ़ा देता है, जिसे आपका एंटीजन के नाम से जाना जाता है। तो एंटीजन का मीनिंग आप लोगों को इसे लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन, एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ स्पेस नंबर ऑफ बोन्स। यानी कि जो एडल्ट होता है, यानी कि एडल्ट किसे कहा जाता है अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जब माँ के गर्भ में कोई भी फीटस होता है, बेबी होता है, तो उसे फीटस के नाम से जाना जाता है। जैसे ही उसका जन्म होता है तो उसे न्यूबॉर्न के नाम से जाना जाता है। न्यूबॉर्न के बाद यानी कि जन्म से लेके 28 दिन तक, या आप कह सकते हैं कि 1 महीना तक उसे क्या कहा जाता है, इन्फेंट कहा जाता है। इन्फेंट के नाम से जाना जाता है। इन्फेंट के बाद उसे आपका क्या कहा जाता है, तो टोडलर कहा जाता है। टोडलर के बाद उसे प्री स्कूलर कहा जाता है। प्री स्कूलर के बाद उसे कहा जाता है आपका स्कूलर। उसके बाद उसे एडोलसेंट के नाम दिया जाता है। एडोलसेंट मतलब 11 से, यानी कि 12 से लेके 19 साल के उम्र को क्या कहा जाता है, एडोलसेंट कहा जाता है। एडोलसेंट के बाद उसे एडल्ट के नाम से जाना जाता है। तो एडल्ट किसे कहा जाता है, एडोलसेंट के बाद, यानी कि 19 साल के बाद का जो स्टेज होता है उसे ही आपका एडल्ट कहा जाता है। और यहाँ पे पूछा है एडल्ट बॉडी में कितने हड्डियाँ पाए जाते हैं, तो आपको आंसर में लिखना है 206, यानी कि 206 हड्डियाँ पाए जाते हैं। जब माँ के गर्भ में बेबी होता है तो उसके बॉडी में हड्डियाँ नहीं होते हैं, सबके सब क्या होता है, कार्टिलेजेस होता है, धीरे धीरे हड्डियों में कन्वर्ट होता रहता है। लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है माँ के गर्भ से, तो उस टाइम बेबी का जो बॉडी होता है जन्म के बाद, तो उस टाइम बेबी के बॉडी में लगभग 300 बोन्स, यानी कि 300 हड्डियाँ पाया जाता है। वो सारे हड्डियाँ कम कैसे हो जाते हैं, कम इस तरह से होते हैं, एक हड्डी दूसरे हड्डी से मार्ज हो जाता है, यानी कि जुड़ जाता है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कौन सा हड्डी किस हड्डी के साथ जुड़ा है, तो ये सवाल का जवाब आप लोगों को तभी मिलेगा जब आप लोग ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को स्टडी करोगे। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का जितने भी वीडियोज़ मैंने बनाया है, सारे वीडियोज़ आप लोगों को इसी चैनल में मिलेगा। आप लोगों को बस प्लेलिस्ट में जाना है और ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोज़ को देखना है। वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन सा हड्डी एक दूसरे से जुड़ के नया कौन सा हड्डी बनाया है। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है स्पेस इज़ द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि कौन सा चीज़ है जिसे स्ट्रक्चरल या आप कह सकते हैं कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी के नाम से जाना जाता है। तो उसका आंसर आप लोगों को लिखना है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से ही आपका किडनी बना हुआ है, यानी कि आपका किडनी मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से मिलके बना होता है, इसलिए नेफ्रॉन को ही आपका क्या कहा जाता है, यूनिट ऑफ द किडनी। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यूनिट ऑफ द किडनी यानी कि स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी क्यों कहा गया है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी घर अगर आप बनाने जा रहे हो तो घर को बनाने के लिए कई तरह का इंस्ट्रूमेंट, कई तरह का चीज़ों की आवश्यकता आपको होता है। जैसे कंक्रीट हुआ, यानी कि जो गिट्टी, बालू, उसके अलावा मेन होता है आपका ईंट। ईंट के अलावा अभी के ज़माने में तो ब्लॉक का ये यूज किया जाता है। तो जो ईंटा होता है जो आपके घर को बनाने में मेन रोल अदा करता है, उसी तरह नेफ्रॉन जो होता है किडनी को बनाने में मेन रोल अदा किया है। यानी कि किडनी नेफ्रॉन के बदौलत ही उसका जो शेप है, साइज है, वो बना हुआ है, इसलिए इसे स्ट्रक्चरल कहा जाता है। और फंक्शनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि किडनी का जो फंक्शंस होता है, यूरिन का फॉर्मेशन यानी कि ब्लड को फिल्ट्रेट करने का काम, वो भी आपका नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है। इसलिए फंक्शंस भी कौन करता है, नेफ्रॉन करता है, और स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। इसलिए नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा आप लोगों को। अगर इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है स्पेस इज़ द पेस मेकर ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट जो होता है उसका पेस मेकर का नाम क्या है। तो उसका पेस मेकर का नाम आपको लिखना है SA नोड। अब SA नोड उसका पेस मेकर का नाम क्यों हुआ, जो SA नोड होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है साइनो एट्रियल नोड होता है। साइनो एट्रियल नोड क्या करता है, तो इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स होता है जिसके थ्रू आपका हार्ट कंटिन्यूसली पंप करता रहता है, वो इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स होता है उसे जनरेट करने का काम करता है।
अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपका साइनो एट्रियल नोड्स में जनरेट होता है और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होके बाकी जितने भी हार्ट में प्रेजेंट होता है सेल, सभी सेल में जाता है और इस तरह से हार्ट के पूरे मसल्स एक साथ कंट्रैक्ट होता है। तो ऐसे नोड अगर काम करना बंद कर दे तो आपको क्या करना होगा, साइनो एट्रियल नोड की जगह पे आर्टिफिशियल जो पेस मेकर होता है वो लगाना होता है, जिसके जरिए आपका हार्ट को जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है वो मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे नोड अगर बंद हो जाए तो हार्ट का पंपिंग बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसे नोड काम करना बंद कर दे तो अचानक से आपका हार्ट का पंपिंग बंद नहीं होता है, क्योंकि ऐसे नोड के अलावा एवी नोड भी पाया जाता है। ऐसे नोड का काम होता है 1 मिनट में 60 से लेके आपका 100 टाइम्स तक जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है उसे जनरेट किया जाता है। और अगर ऐसे नोड बंद हो जाए तो उसके बाद जो एबी नोड होता है यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, यानी कि एट्रियम जो हार्ट का चेम्बर होता है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, उसका काम होता है वो आपका 1 मिनट में 40 से लेके लगभग 60 टाइम्स तक जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है उसे रिलीज कर सकता है या करता है। तो आपका हार्ट जो होगा उसका पंपिंग स्लो हो जाएगा जब आपका ऐसे नोड काम करना बंद कर देगा, जिससे आपको कई सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जब आपका हार्ट यानी किसी भी इंसान का हार्ट का जो ऐसे नोड होता है वो कम करना बंद कर देता है तो उस इंसान का मृत्यु नहीं हो जाता है, उस इंसान का डेथ नहीं होता है, बल्कि उसे पता चल जाता है कई सिम्टम्स के जरिए कि उसका ऐसे नोड काम करना बंद कर दिया है। और इस कंडीशन में क्या किया जाता है, तो इस कंडीशन में जो आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है उसे यूज किया जाता है जो आपका ऐसे नोड का काम करता है। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर में लिख लेना है ऐसे नोड। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन इज कॉल्ड एज, यानी कि स्प्लीन का साइज जब बड़ा हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। इनलार्जमेंट का मतलब होता है साइज में बड़ा हो जाना। तो साइज में जब स्प्लीन बड़ा हो जाता है तो उस कंडीशन को मेडिकली कहा जाता है आपका स्प्लीनोमेगाली। यहाँ पे जो मेगाली आप लोगों को दिखाया गया है, ये मेगाली का मतलब होता है साइज में बड़ा हो जाना। यहाँ पे स्प्लीन बड़ा हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ कहेंगे स्प्लीनोमेगाली। अगर आपका लीवर बड़ा हो जाएगा तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, हेपाटोमेगाली, क्योंकि लीवर का साइंटिफिक नेम होता है आपका हेपाटो, तो उसे हम लोग कहेंगे हेपाटोमेगाली। इस तरह से जितने भी ऑर्गन्स का साइंटिफिक नेम होता है उसके लास्ट में हम लोग लिख देंगे मेगाली, तो उसका आ जाएगा मीनिंग इनलार्जमेंट ऑफ दैट ऑर्गन। तो यहाँ पे आप लोगों को बस यही चीज़ याद रखना है कि मेगाली लगाना है लास्ट में, जिससे पता चलेगा आपको कि इस ऑर्गन का साइज बड़ा हो गया है नॉर्मल से। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स में पहला क्वेश्चन, ए पर्सन विथ AB ब्लड ग्रुप इज एंड यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि यूनिवर्सल डोनर किसी कहा जाता है O नेगेटिव को। जो O नेगेटिव होता है उसे यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है, और जो आपका AB पॉजिटिव होता है उसे आपका यूनिवर्सल रिसीवर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कार्डियक मसल्स आर वॉलेंट्री मसल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो कार्डियक मसल्स होता है वो आपका इनवॉलेंट्री मसल्स होता है। अब यहाँ पे वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में डिफरेंस क्या है आपको समझना है। उससे पहले आपको समझ लेना है कि वॉलेंट्री क्या होता है। वॉलेंट्री मसल्स उसे कहेंगे जिसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मेरा हाथ को ऊपर की ओर लेके जाऊँ तो लेके जाता हूँ, फिर चाहता हूँ कि उसे नीचे की ओर लेके आऊँ तो लेके आ सकता हूँ। चाहता हूँ कि मैं अपना मुट्ठी को बंद करूँ तो अपने फिस्ट को क्लोज करता हूँ, फिर चाहता हूँ कि इसे ओपन करूँ तो ओपन कर सकता हूँ। इस तरह का मसल्स जिसे हम लोग चाह के क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उस तरह के मसल्स को कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स, या तो फिर कह सकते हैं कि अंडर द कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। और जिस मसल्स को हम लोग चाह के भी नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि हम अपने हार्ट को जो रोक दें, हम अपना हार्ट का जो धड़कन है उसे कुछ देर के लिए रोक दें, लेकिन हम लोग चाह के भी नहीं रोक सकते क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए इसे हम लोग कहेंगे इनवॉलेंट्री कंट्रोल, यानी कि उसे डायरेक्टली हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे, उस तरह के मसल्स को इनवॉलेंट्री कंट्रोल कहा जाता है। तो हार्ट को हम लोग नहीं रोक सकते हैं, हार्ट मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हार्ट मसल्स क्या होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स होता है। और वॉलेंट्री मसल्स जो होता है उसे स्केलेटल मसल्स कहते हैं, यानी कि जितने भी स्केलेटल मसल्स होता है वो वॉलेंट्री मसल्स होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है आउटर लेयर ऑफ मेनिंजेस इज ड्यूरामेटर।
यानी कि मेनिंजेस क्या होता है, तो आपका ब्रेन को कवर करने वाला जो लेयर होता है उसी को मेनिंजेस कहा जाता है, जो यहाँ राइट साइड में आप लोग के स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। तो आउटर मोस्ट जो लेयर होता है उसे आपका ड्यूरामेटर कहा जाता है, यानी कि मेनिंजेस ब्रेन का कवरिंग हुआ और उसी कवरिंग में 3 पतली पतली लेयर होता है। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे ड्यूरामेटर कहते हैं, जो मिडिल लेयर होता है उसे आपका क्या कहा जाता है, आर्कनॉइड मैटर कहा जाता है, और जो लास्ट यानी कि इनर मोस्ट लेयर होता है उसे पिया मैटर के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसका आंसर आप लोगों को लिखना है ट्रू। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि पल्मोनरी जो आर्टरी होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके कहाँ लेके जाता है, लंग्स तक लेके जाता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि यहाँ राइट साइड में स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाया गया है ये वाला पल्मोनरी आर्टरी है जो आपका कहाँ से शुरू होता है पल्मोनरी आर्टरी, तो आपका राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल जैसे ही ब्लड को पंप करता है तो पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ आपका ब्लड लंग्स तक पहुँचता है, और ये ब्लड आपका लंग्स में जाके क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होके फिर से आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू आपका जो लेफ्ट एट्रियम होता है वहाँ आके फिल होता है, वहाँ आके स्टोर होता है, और लेफ्ट एट्रियम से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही पंप करता है तो वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका किससे होता हुआ, आयोटा से होता हुआ आपके बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचता है, और सभी पार्ट्स के सेलों को क्या देता है, एनर्जी, और यानी कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप एनर्जी मिलता है आपको या आपके सेल्स को। इस तरह से आपका बॉडी कंटिन्यूसली परफॉर्म फंक्शंस को करता रहता है। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर लिख देना है ट्रू। उसके बाद यहाँ पे जो आप लोगों को पूछा गया है चूज द करेक्ट आंसर, तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी इज, हमारे बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है थायराइड, उसके बाद लीवर, उसके बाद ब्रेन और फिर पैनक्रियाज। तो इसमें से कौन सा लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा है, तो थायराइड ग्लैंड भी है, लीवर को भी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इसे याद रखना है। ब्रेन ये ग्लैंड नहीं है, ब्रेन को ग्लैंड नहीं कह सकते हैं। पैनक्रियाज को भी ग्लैंड कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है ऑप्शन में जो लीवर लिखा हुआ है, लीवर को आंख बंद करके लिख देना है लार्जेस्ट ग्लैंड। जब भी आपको लार्जेस्ट ग्लैंड पूछेगा तो आपको लीवर लिख देना है। अगर यहाँ पे अगर आपको पूछ ले कि इंडोक्राइन या इंडोक्राइन का लार्जेस्ट ग्लैंड, तो आपको लिखना होगा तब थायराइड ग्लैंड, क्योंकि इंडोक्राइन में थायराइड ग्लैंड आता है और लीवर इंडोक्राइन ग्लैंड में नहीं आता है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड पूछे तो थायराइड लिखना है, और सिर्फ ग्लैंड पूछे लार्जेस्ट ग्लैंड तो आपको क्या लिखना है, लीवर लिखना है। और यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को याद रखना है कि अगर इनर लार्जेस्ट ऑर्गन पूछ ले या इनर लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे तो भी आपको लीवर ही लिखना होगा। और अगर आपको पूछ ले कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है तो आपको लिखना है स्किन। जैसे ही इनर पूछेगा तो क्या करना है, लीवर। ये चीज़ आपका दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया पावर हाउस ऑफ द सेल इज, यानी कि सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर में दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी फाइंड द इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। इससे पहले भी पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को अलग दिया हुआ है। उसमें था आपका ऑप्शन पैनक्रियाज, यहाँ पे पैनक्रियाज ऑप्शन नहीं है, दिया हुआ है पिरामिड, यूरिनरी ब्लैडर, पेल्विस, बोमन्स कैप्सूल। तो यहाँ पे जो बोमन्स कैप्सूल है आपको आंसर में लिखना है बोमन्स कैप्सूल। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके 2018 के सप्ली में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे।